तैयारी कैसी चल रही है आपकी, सो पहले बताइए। अच्छा नहीं चल रहा है? क्या हुआ? बोझ लग रहा है? किसी भी स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं ये चीज बोझ होता है। और खास करके आप जिस उम्र में हैं वहां तो और ज्यादा। सबसे पहली बात कि आप डरिए नहीं, आत्मविश्वास रखिए। अच्छा ही होगा, उतना मत सोचिए। और अच्छा कैसे होगा इस बात को हम अभी आपको दिखाते हैं कि क्यों अच्छा होना चाहिए। बशर्ते कि आप साल भर थोड़ा भी ईमानदारी पढ़ाई लिखाई में दिखाए हो तब। वैसे तो पढ़ाई बहुत हुई है, लेकिन उसमें कुछ सेलेक्टेड चीज़ों पर ही आपको काम करना था। और बिहार बोर्ड आपके पास इतना ऑप्शन दिए हुए है कि कोई टेंशन होगा नहीं। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, जो भी लोग लगातार लिखे जा रहे हैं, आप सबको भी। ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। और आज हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल सेट डिस्कस करेंगे 2024 का। मॉडल सेट डिस्कस करने के पीछे दो उद्देश्य होता है हमारा। पहला ये कि आप जो साल भर तैयारी किए हैं, तो उस तैयारी में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, आप कहाँ हैं, एक अंदाजा आपको इसका हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये कि बिहार बोर्ड से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखिएगा, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रू कॉपी एकदम डाल देगा। तो इन चीज़ों के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संयोग से ही अभी आपके सामने हैं हम, नहीं तो कल से ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था, सासाराम सेंटर था। और आज सभी लोग गाड़ी पकड़ लिए, 400 आदमी का एक जत्था यहाँ से निकल चुका है और हम रह गए। इस बात को कहते हुए काफ़ी अफसोस भी हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खुशी भी है कि शायद ज़िंदगी में कुछ और अच्छा कर लें। तो इसी वजह से आपके बीच पिछला कुछ दिन से हम आ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि स्कूल बहुत रहता था और बहुत मुश्किल होता था टाइम निकालना। जिस टाइम में आपका टेस्ट होता था उस टाइम में स्कूल रहता था, तो आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। आज से हम हो गए फ्री, समझे? ओरिएंटेशन समाप्त है, ट्रेनिंग में गए नहीं, ज्वाइन करेंगे नहीं। तो आज से हो गए हम फ्री, अभी से लेके एग्ज़ाम तक हम आपके साथ हैं फिर से। और कंटिन्यू आप आना चाहें तो आपको एक टाइम दे दी जाएगी, आप उसमें आते रहिए। और जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक हम आपके साथ रहेंगे। फेयरवेल 28 को बोला गया था, 28 को होगा। आज कितना तारीख है? 21 है ना? अगला संडे को फेयरवेल होगा आपका, सभी लोग रहिएगा अभी। और पहले जो सिस्टम चल रहा था बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। तो शुरू करने से पहले ये सब बात थोड़ा ज़रूरी था बोलना, इसीलिए बोल दिए। अगला जो 2 टेस्ट या 3 टेस्ट आपका बचा हुआ है उसको आप ईमानदारी से दीजिए, टेस्ट में हम खुद रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, टेस्ट देने अब जब आइएगा तो थोड़ा ईमानदारी से तैयारी करके आइएगा। और तीसरी बात, फेयरवेल तक ही नहीं बल्कि एग्जाम तक हम आपके साथ हैं। आप घबराइए नहीं, जहां तक होगा हम आपकी मदद करेंगे। अब साल भर आप क्या किए नहीं किए इसका दोष प्रत्यारोपण जो हम लोग कर रहे हैं एक दूसरे पर, वो नहीं हो। और आप हम पर तो खैर दोष लगा ही नहीं सकते हैं, हम कहीं कसर आपको नहीं छोड़े। पिछला 10-15 दिन जब से मेरा ओरिएंटेशन स्टार्ट हुआ, स्कूल जब से हम ज्वाइन किए, तब से थोड़ा सा व्यवस्था चरमराया। तो चरमराया कौन चाहिए? आपका कोर्स खत्म था, क्रैश कोर्स खत्म था, टेस्ट सीरीज चल रहा था। तो क्या टेस्ट सीरीज में हम यहाँ के क्या करते? क्या कैलेंडर के हिसाब से टेस्ट हो नहीं रहा था? आप नहीं देने आएंगे तो इसमें तो आप दोषी हैं ना, हम कैसे दोषी हैं? और यदि लगता है कि हमारे रहते हुए ही आप टेस्ट दे सकते हैं तो ठीक है, अवेलेबल हैं, आ जाइएगा, देखेंगे 1-2 टेस्ट और बढ़ा देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2014 एनुअल मॉडल सेट है ये केमिस्ट्री का, बिहार बोर्ड। लेकिन आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपको ये जरूर देखना चाहिए। आप सीबीएसई से भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, इसकी आपको ज़रूरत है। या फिर अदर किसी स्टेट बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो तो चलेगा। आइए इस पर ज़्यादा बहस नहीं करना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मोटा मोटी आपको बात समझा दें। इस क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार टोटल 70 यानी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपको फिल्टर करना है 35 क्वेश्चन। और फिल्टर इस मामले में करना है कि आपको बस 35 ही बनाना है, 70 का 70 ओएमआर सीट में रंग नहीं देना है। तो सबसे पहले आप एक अच्छे स्टूडेंट के नाते जब आपको क्वेश्चन मिले
एनुअल एग्जाम में वहां पर, तो आप जरूर कोशिश कीजिए कि आप पहले 35 क्वेश्चन को छांट लें, और उस 35 क्वेश्चन को छांटे जिस पर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है कि हाँ हमसे ये बनेगा। थोड़ा भी दिक्कत आपको लग रहा है, आप उसको लीव करके निकलिए। तो पहले रंगना नहीं है, पहले 1 से लेकर 70 तक सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, और वह सारा क्वेश्चन जो नजर से देखते लग जाता है आपको कि बन जाएगा, उसमें चेक मार दीजिए। कि इस सब को चेक इसलिए मारेंगे क्योंकि हमको उसको अटेम्प्ट करना है। और चेक मारने के बाद अब आप बनाना शुरू कीजिए। उसके बाद ऑप्शन को टिक कीजिए। ऑप्शन टिक हो जाए और आपको लगे कि नहीं आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हैं, तो जो पहले चेक मारे थे क्वेश्चन में चेक मारा हुआ रहने दीजिए, उस पर और एक डबल क्लिक मार दीजिए। ये डबल क्लिक क्या इंडिकेट करेगा कि आप क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आप बना चुके हैं। 35 क्वेश्चन को बढ़िया से बना लीजिए और उसके बाद लास्ट में रंग दीजिए। और वैसे तो एक तेज तर्रार स्टूडेंट साथ ही रंगता चला जाता है, लेकिन आप उतना तेज हैं नहीं। होता है क्या कि कभी कभी आगे बढ़ने के बाद जो है ना, कुछ गड़बड़ी पीछे की नजर आती है। अरे आप तो छोड़िए, हमसे ये गलती हुई है इस बार जो बीपीएससी का पेपर दिए, 3-4 केमिस्ट्री का क्वेश्चन हमसे मिस्टेक हो गया, बाद में लगा कि अरे यार तो गलत रंग दिए। तो कभी कभी हो जाती है, या एग्जाम हॉल में प्रेशर अलग लेवल का होता है। आप भी आदमी हैं, हम भी आदमी, हमसे भी गलती हो सकती है, और हुई है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपसे भी हो सकती है। तो इस तरह से चेक मार लीजिए। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि आपके क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। हमारा पैटर्न भी थोड़ा भारी था, उसमें 5 ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन था एक से अधिक, और पांचवा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। ये चीज़ बहुत परेशान करता है, और ऐसी कोई बातें आपके एग्जाम में नहीं है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। लेकिन जो बता रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिएगा। खैर, 70 क्वेश्चन है, 70 में मात्र 35 बनाना है। 70 का 70 रंगेंगे भी तो आपको 70 नंबर नहीं आ जाएगा। इसे में तो मान लो 140 नंबर खाली केमिस्ट्री में आ जाएगा तुमको, वो खाली थ्योरी में 30 नंबर ऊपर से आया, पता चला 170 नंबर केमिस्ट्री में आ गया। तो पहले आप ये सोचिए कि ध्यान ध्यान दीजिए पहले कि आपको सारा का सारा नहीं बनाना है। आप में वह गुण होना चाहिए जिसमें यह स्पष्ट हो सके कि आप कौन क्वेश्चन बनाएंगे और कौन क्वेश्चन छोड़ेंगे। लॉन्ग टाइप में, सॉरी सब्जेक्टिव टाइप में 20 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट टाइप, और 6 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग टाइप, जिसमें बनाना है 58%। 20 रहेगा तो बनाना मात्र कितना है 10। 6 शॉर्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो बनाना कितना है 3। तो 6 में 3 चुनना पड़ेगा आपको। आप पूरी तरह से देख लीजिए तब क्वेश्चन को बनाने के लिए स्टार्ट कीजिए। लॉन्ग टाइप में भी, सॉरी शॉर्ट टाइप में भी पहले सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको ऐसे भी 15 मिनट टाइम दिया जाता है ना एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, तो पहले मोटा मोटी पूरा क्वेश्चन को पढ़िए, माथा में सेट कीजिए कि क्वेश्चन का लेवल आपको क्या मिला, तो उसके हिसाब से चलेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और पूरा 70 क्वेश्चन अभी हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, और उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि क्या 35 क्वेश्चन आप इसमें नहीं कर सकते थे, या यदि आप करके आए होंगे तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ तो आप काम किए होंगे और आपको इस बात का अंदाजा भी होगा। तो जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लगातार लिखे जा रहे हैं। अब गुड मॉर्निंग से थोड़ा आगे बढ़िए, अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, ठीक है। बोर्ड पर क्वेश्चन ऑलरेडी है, तो आपको अपने मोबाइल में क्वेश्चन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, बाद में देख लीजिएगा वहाँ। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी लोग साथ हैं, तो एक एक करके देखेंगे। देखो सबसे पहला है, NaCl के रवा में यानी NaCl के क्रिस्टल में एक Na प्लस कितने Cl माइनस आयनों से घिरा होता है। इन NaCl क्रिस्टल 1 Na प्लस इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी क्लोरीन आयंस। एक्चुअल में यहाँ पर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर? NaCl का नहीं, NaCl में Na प्लस का। यदि कोई आयनिक कंपाउंड होता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग आयन का अलग अलग भी हो सकता है। हालांकि यहाँ अलग बात है कि NaCl में दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर आपस में सेम होता है। FCC स्ट्रक्चर में ये 6 रखता है, आप याद कीजिए। FCC का वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, लेकिन FCC में 12 तब होता है जब सारे एटम्स एक जैसे हों। जब 2 टाइप का होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। ये बात हम आपको NaCl की संरचना को बताते वक्त क्लास में डिटेल में बताए भी हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 यानी डी नंबर, एक का डी होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये क्वेश्चन आप बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2, एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है। दिया सलाई वो जो सलाई होता है ना आग जलाने के लिए, तो पहले आप बताइए कि दिया सलाई की जो आकृति होती है उसमें
वो 3 डायमेंशनल चीज होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है उसमें। अब बताइए पहले कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस तीनों में कोई भी बराबर होता है? कोई भी बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। लेकिन सभी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सभी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री होता है। और आप याद कीजिए बेसिक यूनिट सेल 7 तरह का होता है, उसमें एक ऑर्थोरोम्बिक सेट बताया गया था। ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी ए बी सी सब आपस में अलग अलग होता है, और उसके उस पर बने हुए सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री के होते हैं। तो दिया सलाई की जो ज्यामिति होती है वो ऑर्थोरोम्बिक होती है। द ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स इज ऑर्थोरोम्बिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्या कोई दिक्कत है इसमें? जो लोग लाइव हैं पढ़िए भी और दूसरे का मदद भी कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एन गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या होती है। यहां हम रुकेंगे पहले। आप याद कीजिए जब हम लोग 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था कि यदि क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में गोला की संख्या n हो, उसमें वॉइड दो तरह का बनता था, एक बनता था टेट्राहेड्रल और एक बनता था ऑक्टाहेड्रल। तो उसमें बताया गया था कि जितना गोला होता है ना, जितना स्फेयर होता है या जितना पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतना ही होता है, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड उसका 2 गुना, आधा नहीं होता है, 2 गुना होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा यानी चतुष्फलकीय रिक्ति, तो वो हो जाएगा 2n, और अष्टफलकीय रिक्ति रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा तो वो हो जाएगा n। आप ये देखिएगा कहीं बताए हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में ये बात आपको लिखाया गया है। तो इसका क्या सही आंसर होगा? n, मतलब गोला यदि n होगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होगा। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे टेट्राहेड्रल वॉइड पूछ देता, तब इसका आंसर क्या होता? तब इसका आंसर होता 2n, तब इसका आंसर बी हो जाता। यदि आपसे चतुष्फलकीय रिक्ति या टेट्राहेड्रल वॉइड पूछे तो अभी इसका आंसर होगा n, यानी सी नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कॉजेज ए डिक्रीज इन डेंसिटी? आप याद कीजिए शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट आप पढ़े थे। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस था ये, कि शॉर्टकी डिफेक्ट में केटायन और एनायन अपने नॉर्मल लैटिस साइड से सीधे अनुपस्थित हो जाता है और उसका डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। जबकि फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या हुआ था कि जो अपना नॉर्मल लैटिस पॉइंट है वहां पर अनुपस्थित हो जाता था, लेकिन किसी दूसरी जगह इंटरसेल साइट में घुस जाता था। तो ऐसी स्थिति में उसका डेंसिटी बदलता नहीं था, एक जगह कम हो जाता था दूसरी जगह ज्यादा हो जाता था, यही ना बताया गया था। तो ओवरऑल डेंसिटी पर फ्रेंकेल डिफेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा शॉर्टकी। तो शॉर्टकी होगा तो क्या होगा? 4 का बी। निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलियन है? चलिए आदर्श विलियन है अनादर्श विलियन है, तो खैर आंसर चेक मारना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप सारे ऑब्जेक्टिव को समझें। आपको याद करो, आपको हम याद दिलाए थे कि यदि एल्कोहल के साथ जल हो तो धनात्मक विचलन होता है, एल्कोहल के साथ जल है। एसिड के साथ जल हो तो ऋणात्मक विचलन होता है, याद है आपको? तो ये कैसा विचलन होगा? ऋणात्मक। क्लोरोफॉर्म भी हो तो ये भी ऋणात्मक विचलन करता है, तो ये धनात्मक दिखाएगा, ये ऋणात्मक दिखाएगा, ये ऋणात्मक दिखाएगा, और ये सेम नेचर के सब्सटेंस हैं, बेंजीन और टॉल्विन, ये आदर्श विलयन दिखलाएगा। तो इसका सही आंसर होगा डी। यानी ये 4 ऑप्शन में ये धनात्मक विचलन, ये ऋणात्मक विचलन, ये ऋणात्मक विचलन और ये आदर्श विलयन। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 तक में कोई परेशानी है किसी को? अब आप ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5, पांचें तो कौन अभी देखें? हमारे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपको रत्ती भर दिक्कत नहीं होता, 4 नंबर में भी आपको कोई परेशानी नहीं होती। आप गिनते जाइए कि आप कितना क्वेश्चन खुद से कर सकते थे, इसीलिए आप अपने अंदर के डर को भगाइए। आप जो ये सोच रहे हैं ना कि डर लग रहा है क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक एग्जाम मानिया जो दिमाग में बैठा हुआ है, कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस रखिए, आप पढ़े हैं तो अच्छा ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिक्कत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है कि आप भूल जाते, लेकिन इसके सही होने की संभावना अटक्कर पचे भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि n और 2n में ही कोई एक आंसर होगा। जनरली लोग यहां पर भूलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में n होगा या टेट्राहेड्रल में n होगा।
तो इसमें अब आप किस ट्रिक को ध्यान में रखकर इसको याद रख सकते हैं, आप याद रखिए, इसमें आधा आधा पड़ जाते हैं, मतलब पूरा पूरा आपका माइंड सेट नहीं है तैयार कि हाँ यही होगा। मतलब हम आपके जगह पर रह के सोच रहे हैं, अपने जगह पर रह के नहीं, अपने जगह पर तो कंफर्म है। एक दो नंबर में भी आप उलझते, क्योंकि क्यूबिक वाला पढ़ना है, दे दिया है ऑर्थोरोम्बिक, ये भी जनरली याद नहीं रहता है एक स्टूडेंट के तौर पर। और एक पहला क्वेश्चन इसमें तो आपको कंफर्म होना चाहिए था एनएसीएल वाले में, यानी 5 क्वेश्चन में 3 तो आप हर हाल में कर लेते बाई कॉन्फिडेंस। हालांकि और फिर आगे बढ़ेंगे, तो अभी तक 3 हुआ है 5 तक में। आइए ऊपर चलते हैं। 0.1 MH3PO4 विलियन की सामान्यता क्या होगी? एक बात बताओ आप, सामान्यता यानी नॉर्मलिटी है। द नॉर्मलिटी ऑफ 0.1 MH3PO4 सॉल्यूशन। H3PO4 के बारे में आप क्या जानते हैं? यह एक ट्राइबेसिक एसिड, ये टूटता है 3H प्लस में और PO4 3 माइनस में, हाँ या ना? इसका N फैक्टर हो जाएगा कितना? 3। क्या कोई दिक्कत है इसमें? द नॉर्मलिटी ऑफ 0.1 M, आप याद कीजिए नॉर्मलिटी बराबर होता है NM, याद है आपको? मोलरिटी दिया हुआ है कितना? 0.1, तो ये हो जाएगा 3 गुना 0.1 बराबर 0.3। इसका सही आंसर होगा 0.3, यानी ऑप्शन नंबर डी। और हमारे ख्याल से इसमें भी आपको उलझना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। हमको लगता है इस समय तो कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा गुण है जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करता है, नेचर पर नहीं, चार्ज पर नहीं, आकार पर नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर 7 का सी, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। 25 डिग्री सी पर निम्नलिखित में से किसका परासरणी दाब अधिक होगा? At 25 degree C, the osmotic pressure of which of the following would be maximum? मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर यानी मैक्सिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और मैक्सिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसमें होगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। कौन सबसे ज्यादा टूटेगा? CaCl2, जो सबसे ज्यादा टूटेगा उसका वही हमारा आंसर होगा, तो इसका ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आप जरूर उलझेंगे क्योंकि ये 11 से संबंधित बात है, और यहां पर आपको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है जहां तक हम आपको समझते हैं। यदि कोई 11th में ढंग से पढ़े होंगे तो उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन है, एक फैराडे के विद्युत धारा को किसी अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पर एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होगा, वो कितना मुक्त होगा? आप एक बात बताइए, एक फैराडे से कितना ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट आपको पता है 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 और एन फैक्टर भी 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 1 होगा। अब बताइए, इसका मतलब है कि एक फैराडे से 1 ग्राम हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा। और आप यह भी याद कीजिए कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, हाँ या ना? तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, तो कितना मोल हुआ? आधा मोल। 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो आधा मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 11.2 लीटर, और इसको मिलीलीटर में बदलेंगे तो 11,200 मिलीलीटर आएगा। समझ में आया कैसे कैसे बनाए? सो एक बार फिर से समझिए। एक बार फिर से इसको देखेंगे। ये हम रफली समझाए थे, जिनको जो तेज दिमाग के होंगे समझ गए होंगे, जो मान लीजिए नहीं समझ पाए फिर से समझिए। एक बर्तन लिया, बर्तन में कोई एसिड डाला, एसिड टूटेगा कैसे? H प्लस और Cl माइनस में। इसका करा दिया इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो अंदर में कितना फैराडे चार्ज दिया? 1 फैराडे। तो कहता है कि 1 फैराडे चार्ज से कितना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा? हाइड्रोजन गैस का आयतन आपसे पूछ रहा है। तो आप फैराडे के नियम से डायरेक्ट आयतन नहीं निकाल सकते हैं, आप पहले निकाल सकते हैं द्रव्यमान, आप उसका ग्राम में मास निकाल सकते हैं। तो बताइए 1 फैराडे से कितना ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या कोई दिक्कत है इसमें? किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम इक्विवेलेंट उतना ही ग्राम होता है जितना उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट भी कितना होता है? 1। इसका मतलब ये कितना ग्राम डिपॉजिट होगा? 1 ग्राम।
और 1 ग्राम हाइड्रोजन को हम लोग आधा मोल बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का तो मोलिकुलर वेट 2 होता है। 1 ग्राम डिपॉजिट हुआ है तो 1/2 करेंगे तो आधे न हुआ। अब बताइए किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 होता है, ऐसा आपको मोल कंसेप्ट 11th में ही बताया गया था। तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो आधा मोल का कितना होगा? 22.4 का आधा यानी 11.2। तो 11.2 लीटर आया। इसको आप यहाँ लीटर में नहीं दिया हुआ है, यहाँ मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो 11.2 को 1000 से गुना कर दीजिए तो 11,200 मिलीलीटर आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा डी। जो तेज दिमाग के लोग हैं एक के बार में पकड़ लेंगे आंसर क्या होगा, जो थोड़ा सा कमजोर हैं उनसे ये क्वेश्चन शायद ना बने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, तनुता बढ़ाने पर किसी वैद्युत अपघट्य घोल की मोलर चालकत, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस बिकॉज ऑन डाइल्यूशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस एंड डिसोसिएशन। यदि वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का केस है तो डिसोसिएशन भी ना बढ़ता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आप याद कीजिए ये बढ़ता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। और हमको लगता है इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी जो 5 क्वेश्चन था उसमें 4 क्वेश्चन आपसे बनने के लायक था। एक क्वेश्चन में हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड होते, आपसे नहीं बनता। कितना हो गया? 10 क्वेश्चन हम लोग किए हैं जिसमें कितना बना? 7। हमसे नहीं, आपसे। अब चीजें ऐसा है ना, देखो अब तुम 12th में पढ़े हो, तो 12th में पढ़े हो तो क्वेश्चन सेट करने वाला तो ये तो समझा ही होगा कि आप 11th पढ़ के आए हैं, हाँ या ना? अब जब 11th पढ़ के आए हैं तो कुछ ना कुछ बातें तो वहां होंगी ही 11th की। तो 11th की बातें होंगी तो आप वहां पर छटपटाइएगा, लगेगा कि कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है। यही चीज ना तेज को अलग कर देता है, टॉपर को अलग कर देता है, जो एवरेज होते हैं अलग हो जाते हैं। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि 11th के पढ़ाई पर भी ध्यान आपको देना चाहिए था। अब हम ये बात नहीं बोलेंगे क्या किए नहीं किए हैं, क्योंकि आपको डिप्रेस करना हमारा कहीं से उद्देश्य नहीं है। आप जो किए हैं वही बहुत है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है पास होने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 14 आ गया जी। अच्छा यहाँ तो अभी तक 10 में 7 बना है, इसका ध्यान रखिएगा ताकि रेशियो समझ में आए कि कहाँ हम लोग खड़े हैं। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव, जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं परेशान मत होइएगा, आपके सामने एक क्वेश्चन है, हम ऐसे भी समझा रहे हैं। दोनों चीज को बोलना और लगातार हिंदी और इंग्लिश में बोलना थोड़ा मेहनत का काम है, तो बोर्ड पर क्वेश्चन है, इंग्लिश में देख लेंगे आप। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.763 वोल्ट है, इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा? द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज इतना, देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। If value of standard reduction potential is plus 0.763 volt, then the standard reduction potential is minus 0.763 volt. Then the correct answer will be C, minus 0.763 वोल्ट। तो ये 11 का सी नंबर सही ऑप्शन होगा। हमको लगता है कि इस अर्व में जो तुम फंस गया मान लो, तब सही में तुम पास होने के लायक नहीं हो। ये सब क्वेश्चन है क्या फंसने लायक? ये सब खाली देखेगा तो आदमी बना देगा। कोलरास लॉ आप पढ़े थे? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स केटायन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स एनायन। इसका सही आंसर होगा सी नंबर। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is secondary cell? Secondary cell is that cell which is rechargeable, जिसको आप दोबारा यूज में ला सकते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी इसका एग्जाम्पल। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होता। कौन होगा इसका सही आंसर? अच्छा बी नंबर, लेड स्टोरेज बैटरी सेकंड ऑप्शन सही है। आइए 14 पर, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निर्भर करता है, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली अपॉन टेम्परेचर। और ये एक बार नहीं कई बार आप कर चुके हैं। और आप यह भी याद कीजिए कि हर एक 10 डिग्री सी बढ़ाने पर इसका वैल्यू 2 से 3 यूनिट बढ़ जाता है, तब ना न्यू का वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करता है। तो किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ए नंबर इसका सही ऑप्शन होगा।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई होती है। रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये टाइम इनवर्स होगा। हम आपको क्वेश्चन बताते वक्त, क्रैश कोर्स बताते वक्त बोले भी थे कि ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार पूछा जाता है। देखिए मॉडल सेट में भी पूछा और आप यकीन मानिए आपको एग्जाम में भी पूछेगा। इसीलिए आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारा मैसेज आ रहा है बाबू, ये कुछ ज्यादा हम तो देख नहीं पा रहे हैं, आपका लगभग सबका आंसर सही ही आ रहा है। यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप लंबा चौड़ा कमेंट लिखेंगे तो हम ऐसे भी देख लेंगे, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा कि हम आपके कमेंट को देख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आपके लिए हमारे ख्याल से ये ज़्यादा जरूरी है। 16 नंबर ना होगा अब? तो 15 खत्म हो गए। हाँ तो 15 खत्म हो गया तो पहले 5 गो में देखेंगे ना कि कितना तुमसे बना। ये 5 गो में 5 गो बना, एको गो नहीं रुकना चाहिए। तो कितना हुआ? 15 में 12 बना चुके हैं आप। अगर देखो, एक टीचर के तौर पर भी हम लोग इतना पढ़े हैं, इतना दिन से पढ़ा भी रहे हैं, इतना बड़ा एक्सपीरियंस भी है इतने लंबे समय का, फिर भी हम भी परफेक्ट थोड़ी हैं। हो सकता है कि हमसे भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए। 70 क्वेश्चन मिला हुआ है, हो सकता है 70 में एक आध गो गलत हो जाए, मे भी हो सकता है। लेकिन एक मोटा मोटी हम देखेंगे ना कि हम कहाँ खड़े हैं। तो हम मान लीजिए 15 में 15 बनाए, ये बहुत मायने नहीं रखता है। आप 15 में कितना बनाए ये मेरे लिए भी मायने रखता है और आपके लिए भी मायने रखता है। इसीलिए हम उस रिजल्ट को देखते हैं जिसमें आप डर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। If the initial concentration of the reactant is double, time for half reaction is also double. The order of reaction will be। 1 मिनट रुकेंगे आप। इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले आप सोचिए। हाफ लाइफ फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पढ़े थे? 0.693 बाई के, बोलो पढ़ा था कि नहीं? जीरो ऑर्डर के लिए क्या पढ़ा था? ए बाय 2 के। देखो टी हाफ ए का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं? दोगुना तो दोगुना, 1.5 गुना तो 1.5 गुना, है ना? तो वही तो कह रहा है कि अगर अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण को 2 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का अर्धायु भी 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर में है, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु तो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करती है। क्या जी याद आया? तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते थे, इसमें हमारे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम बस डिटेल में डिस्कस कर दिए, ये एक अलग बात है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? टी हाफ का वैल्यू प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करता है। इसका होगा सी नंबर। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 0। ए टू द पावर 0 का मतलब 1, और जैसे ही 1 हो गया इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गया ऐसे। क्या जी? अभी तुरंत न लिखे हैं टी हाफ बराबर 0.693 बाय के, तो ये होगा सी नंबर। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 0, क्योंकि ए टू द पावर कुछ भी लेंगे इसका मतलब कहीं ना कहीं ए पर डिपेंड कर गया। ए का पावर 0 का मतलब है कि ए का कोई पावरे नहीं है, ये कुछ छो कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ को। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। तो ये भी आपसे बनना चाहिए था, थोड़ा मैथमेटिकल चीज है, आपको इसको समझना पड़ेगा। एक साइंस के स्टूडेंट के रूप में तो आप समझेंगे। अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ, एक होता है अवशोषण एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन अधिशोषण सिर्फ सतह तक रह जाता है और अवशोषण एब्जॉर्प्शन अंदर तक चला जाता है। तो बताइए, एडजॉर्प्शन इज द फेनोमेना इन विच ए सब्सटेंस एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस ऑफ द अदर सब्सटेंस, मतलब दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है। यही इसका सही ऑप्शन होगा 18 का ए। हमको लगता है कि जो साल भर बकरियों चराया होगा उसको भी पता होगा, लेकिन केमिस्ट्री वाला बकरी, सही सचमुच वाला बकरी नहीं। उत्प्रेरक वह पदार्थ है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है। ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच शॉर्टेन द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम। आप यदि सेट बनाए होंगे ना तो ये सब क्वेश्चन आपके सेट में मिला होगा। इससे पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन सेट में मिला होगा, ऐसा नहीं है कि यही पहला है, लेकिन ये सब हम आपको बताए हुए हैं और इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में ये बताया गया था कि ये 11th के केमिकल इक्विलिब्रियम से संबंधित क्वेश्चन है। लायोफोबिक कोलाइडल का स्थायित्व का कारण, द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स इज ड्यू टू चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। चार्ज नहीं रहेगा तो लायोफोबिक सोल नीचे जाके
बैठ जाएगा। तो इसका सही कारण है चार्ज। इस 20 क्वेश्चन में भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे रुकेगा। एक वो टी का पावर जीरो, ये ए का पावर जो जीरो लिखा, उसमें हो सकता है कि आपको उलझन होती, लेकिन आप कर सकते थे। तो इसमें 5 में चलो 5 नहीं सही 4 तो बनेगा। क्या रे, वैसे तो 5 में 5 बनने आपसे बनने के लायक है, लेकिन 5 में 4 तो लेंगे। कितना हुआ, उधर 13 था ना, 12 था, 12 4 16, 20 में कितना बना 16। आइए अब 21 पर चलते हैं। गोल्ड संख्या जुड़ा होता है, ये लायोफोबिक से नहीं जुड़ा होता है, लायोफिलिक से जुड़ा होता है। लायोफोबिक कोलाइडल का रक्षण करता है लायोफिलिक कोलाइड, और लायोफिलिक कोलाइड के नंबर ऑफ मिलीमोल्स कहलाते हैं गोल्ड संख्या। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर 21 का ए। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर 10 का क्या होगा, 20 का क्या होगा, आप परेशान मत होइए, अभी जहां हम हैं वहां रहिए। हम वापस आपकी तरफ आएंगे और उस समय आपसे पूछेंगे कि आपको किस में दिक्कत है, हम उसको लाके बता देंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, अभी जहां है वहां देखिए। सल्फाइड अयस्क को प्रायः सांद्रित किया जाता है, बताइए सल्फाइड और को कैसे कंसंट्रेटेड किया जाता है। आपको बोले थे ना ये सब इंपॉर्टेंट होता है। ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा किया जाता है, फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ए नंबर। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण जटिल, यहां पर गड़बड़ है लिखा हुआ, जटिल यौगिक निर्माण विधि द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर होगा सिल्वर, एजी। एजी का निर्माण ही जटिल मेथड विधि के द्वारा किया जाता है। जटिल मेथड विधि का मतलब होता है जैसे सिल्वर के साथ किसी लिगेंड को जोड़कर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा और फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिसोसिएट करके शुद्ध सिल्वर प्राप्त कर लेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 23 का बी। 24, हो सकता है कि आप इसमें गलती करते। प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है, जोन रिफाइनिंग मेथड। एक्चुअल में जोन रिफाइनिंग मेथड का यूज हम लोग अत्यंत ही शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अल्ट्रा अल्ट्रा प्योर मेटल, अत्यंत ही विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। और जानिए इस क्वेश्चन के बारे में, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बीपीएससी में हमको पूछा था इस साल, ये जो पेपर दिए उसमें एकदम एग्जैक्ट सेम, कोई अंतर नहीं था क्वेश्चन में। हाँ देखो, ये सब बार जो लोग टीचर हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और बीपीएससी का एग्जाम दिए और उनको यदि नहीं हुआ, तो पता नहीं ये शिकायत के लहजे में तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन या जो समझ लीजिए आप, यदि इस साल नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि वो आदमी महा डल आदमी है। क्योंकि थोड़ा भी पीजी किए हुए लोग थोड़ा भी कंसस होगा ना पढ़ाई लिखाई के प्रति, तो उसको निकाल देना चाहिए था। क्वेश्चन बहुत भारी था, लेकिन कट ऑफ भी तो कम था, तो उस हिसाब से हो जाना चाहिए था। इसीलिए बहुत सारे लोगों को हुआ भी, कुछ बदनसीब हैं जिनको नहीं हुआ, और कुछ उससे भी बड़े बदनसीब हैं जो हमारे जैसे हैं, हुआ भी और छोड़ भी दिए। खैर देखते हैं। लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है वह क्या है, CaSiO3। आप याद कीजिए CaO रह जाता था अंदर में, ऊपर से SiO2 डालते थे तो स्लैग बना देता था CaSiO3। इसका सही आंसर होगा डी। तो इस 25 में भी आप 4 बना सकते थे, तो कितना हो गया, 25 में नहीं मतलब 5 में 4 बना सकते थे, तो हो गया 20, यानी 25 में आप 20 बना चुके हैं। जोड़ते जाएगा, हिसाब किताब घर बनाना नहीं चाहिए। नाइट्रोजन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय है। अब देखिए इसमें केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, आप यहां पर फंसेंगे जरूर, लेकिन यदि थोड़ा सा भी आप केमिस्ट्री का नॉलेज रखते हैं और थोड़ा अटक्कर पचे भी यदि खेल खेलेंगे आप, तो आप इसका सही आंसर बना देंगे। पहले आप ये बताइए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, compound in which at least one unpaired electron is present. In case of NO2, two oxygen atoms are bonded with nitrogen atom, and we know that total 5 electrons are present in the outermost shell of nitrogen. It means after bond formation of nitrogen with oxygen, one unpaired electron are rest, which are not involved in bond formation.
इट मीन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एंड NO2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में? नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 ऑक्सीजन जुड़ा, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया होगा, तो 2 ऑक्सीजन 4 बनाया होगा, बताइए एक बच गया होगा कि नहीं बच गया होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, NO2। तो हो सकता है आप इसमें फंसे। फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब देखिए फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था, ये बात पी ब्लॉक से संबंधित है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये बात रेडॉक्स रिएक्शन से संबंधित है। जो लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप याद कीजिए मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है ग्रुप नंबर -8 के बराबर, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस ग्रुप नंबर के बराबर। फॉस्फोरस बिलोंग्स टू ग्रुप 15 और 5 है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। निर्मला, प्रियंका, ऐश्वर्या सबकी बीवी, याद है? वर्ग 15 से ही ना बिलोंग करता है, तो वर्ग 15 में पाकिस्तान आता है, मतलब फॉस्फोरस। प्रियंका कह सकते हैं उसको। तो ग्रुप नंबर -8 कीजिएगा तो 5 -8 करेंगे तो -3 हो जाएगा, और प्लस ग्रुप नंबर कीजिएगा तो +5 हो जाएगा। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस लाइज बिटवीन -3 to +5। इट मीन्स मिनिमम टू मैक्सिमम। देन द करेक्ट आंसर विल बी ए, -3 से +5। ये इसका सही आंसर है। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में अभी जो आया है क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिक्कत होता, 27 में दिक्कत होना नहीं चाहिए, और यदि दिक्कत हुआ है तो भाई आप जानिए इस बात को। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं अम्लीय गुण घटता है, जो सबसे टॉप पर होगा उसका अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होगा। इसका सही आंसर होगा N2O5। इसमें होगा N2O5, P2O5, निर्मला, प्रियंका, ऐश्वर्या, AS2O5 आगे ऑप्शन होगा, S2O5 सबकी बीबी सब, SB2O5। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी घटता है, जो सबसे टॉप पर होता है उसका एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर, उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप फंस जाते। इस 5 में ना क्वेश्चन कम ही क्वेश्चन आपसे बनेगा। फॉर्मिक अम्ल H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। फॉर्मिक अम्ल सांद्र सांद्र H2SO4 होगा। फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, CO। इसको आप याद रखिएगा, इसमें भी आप फंसेंगे। सल्फर के अणु होते हैं, सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है, अष्ट आणविक। इसका मतलब है कि इस 5 में मात्र 2 ही आप बना सकते थे। और देखिए हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि 2 ही बना सकते थे कि 2 आप निश्चिंत होकर सही मारते, बाकी 3 में कंफ्यूजन था कि आप सही मार देते या गलत मार देते, आप कंफ्यूज्ड हो जाते। तो हम आपको छांटने के लिए बता रहे हैं, या छांट कर ही बता रहे हैं कि आप कहां तक पहुंचते। तो इस 5 में 2 करते कितना हुआ? 22। कितना में 22? 30 में 22। इस सब को तो देखने के साथ ही आपको बना लेना चाहिए। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बउआ से पूछा है, नो बताओ तो। आर्गन 3D10 4s1, ये एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। लेंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। देखिए S2P, देखो हमारे सो के उठने का टाइम हो गया है। निम्न विश्वास है, क्या बज रहा है? 8 बज रहा है ना, ये अलार्म बज रहा है। संडे का अलार्म 8 बजे का होता है। अब देखो इस मेहनत को तुम लोग जाया मत होने देना, बता दे रहे हैं। चलिए देखिए इधर, लेंथेनाइड का मतलब हुआ F ब्लॉक का एलिमेंट का कन्फिग्रेशन। F ब्लॉक के एलिमेंट में NH2 तो रहता है, लेकिन ये सब अंट संट लिखा हुआ है। क्या ऐसा कन्फिग्रेशन कभी देखे हो? ये रहेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि अंट संट क्या लिखा हुआ रहा है, जैसे N का मतलब हुआ बाहरी कक्षा, और N-1 का मतलब हुआ बाहरी कक्षा से जो ठीक पहले, और N-2 का मतलब हुआ बाहरी कक्षा से जो 2 कक्षा पहले। NS1S2 का मतलब हुआ, जैसे मान लो n का मान 6 तो 5s2, 5p6, 5d, इस तरह से। पहले बात ये समझ लीजिए
कि लेंथेनाइड में हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा और एफ हमेशा रहेगा बाहरी कक्षा से 2 कक्षा पहले। तो NS1 तो खैर होगा नहीं, इसको तो काट के हटा दीजिए, N-1 F है, ये तो होगा नहीं, जब भी होगा तो N-2 वाला होगा। और N-2 में ये जो N-1 D आता है, D में कभी कभी उल्टा पुल्टा होता रहता है, ये जो D10 लिखा हुआ ये नहीं होता है, D 0 से लेके 1 तक में आता है। हमको लगता है कि यही बी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा, यही लगता क्या है, यही होगा इसका सही ऑप्शन, बी नंबर, आप इसको ध्यान में रखिएगा। यदि आप इस पर सोचेंगे तो आपको बी ही नजर आएगा, वैसे आप कितना सोचते हैं हम इस पर तो ज्यादा हम नहीं कमेंट कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एविटनाइड कितनी क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड, एक्टिनाइड कौन नहीं है, टर्बियम, इसका एटॉमिक नंबर 65 होता है, ग्लेडिनियम एटॉमिक नंबर 64 होता है, उसके ठीक बाद टर्बियम आता है, और ये लेंथेनाइड से आता है, ये एक्टिनाइड से नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। आप इस दोनों क्वेश्चन में फंस सकते हैं, आपके जगह पर रह के हम यदि सोचें तो कहीं ना कहीं आपको उलझन होगी, जहां तक हम आपको जानते हैं। तो हमारे ख्याल से आपको 31 में प्रॉब्लम नहीं होता, 32 में होता, 33 में होता। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। इसका तो क्लास में बताया, आप याद कीजिए असाइनमेंट में ये SE लिखा हुआ था, उसको हम SC करवाए थे, याद है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो हो जाएगा 18, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन में आ जाएगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। तो 34 का होगा सी। 35 Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, छोड़िए इस बात को, पहले आप याद कीजिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जब चैप्टर चल रहा था तो हम आपको बताए थे कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से ना खास करके इसी तरह का क्वेश्चन आता है, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, रंग कैसा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, आपको याद है ये सब, किसका चुंबकीय संवेग ज्यादा होगा, किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अब आप देखिए कि वही सब चीज लगातार पूछा जा रहा है। Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, Fe2+ के लिए आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए तो, पेन क्या हो गया, अच्छा ये रहा, चलो देखो यहाँ, कभी भी आपसे आयन में इलेक्ट्रॉन पूछे ना तो पहले आयन का कन्फिग्रेशन नहीं लिखना है, पहले एटम का कन्फिग्रेशन लिखना है। क्या कन्फिग्रेशन होता है इसका, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद 4s2 3d6, यही ना होता है। अब 2+ देना है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलता है बाहरी कक्षा से, और बाहरी कक्षा कौन सा है, चौथा। आप डी से निकालेंगे आप गलत हो जाएंगे, ये हो गया 0, डी में बचा 6, डी में डब्बा होता है 5, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कर दीजिएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं बच जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 4। देखिए ऑप्शन में कोई ना कोई तो होगा ही 4। तो बताइए इस 5 में आप 2 बना सकते थे, कितना हो गया 24, यानी 35 में आप 24 बना सकते थे यहां तक में। अब यहां आइए, K3FeCN का होल 6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या, ये सब तो हमको नहीं लगता है कि बताना चाहिए आपको, क्या जी, इसका हम +1 मानते हैं, इसका x और इसका -1, ये हो जाएगा +3 + x - 6 बराबर 0, x बराबर +3। इसका सही आंसर आएगा सी नंबर, 36 का सी। सभी लिगेंड होते हैं लुईस भस्म, लुईस क्षार जिसको आप कहते हैं, तब ना वो लोन पेयर देगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लोन पेयर देने वाला सब क्या कहलाता है, लुईस बेस। क्या 37 नंबर क्वेश्चन समझ में आया, इसका होगा लुईस बेस। जटिल आयन इसकी संरचना होती है, आप याद कीजिए हम आपको बोले थे कि दुएगो तो पूछवे करता है, एक NiCl4 2- और एक NiCN4 2-। CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देगा, DsP2 कन्फिग्रेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन, और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। और यहीं पर यदि NiCl4 रहता तो वो होता sp3 और शिफ्ट हो जाता चतुष्फलकीय। तो दोनों आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर है स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय, सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर। विटामिन B12 में आपको रटाया गया है कोबाल्ट होता है, 39 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट,
CCl4। CCl4 टेट्राहेड्रल शेप होता है, सारे बॉन्डिंग आपस में इक्वल हैं और सारे सराउंडिंग एटम आपस में समान है, इसका CCl4 होगा। और आप याद कीजिए, आपको हम इसमें ऑर्डर बताए थे, बोले थे कि एक हेलोजन रहेगा तो सबसे ज्यादा, दो हेलोजन रहेगा डायपोल मोमेंट उससे कम, तीन हेलोजन रहेगा तो उससे कम, और चार हेलोजन में तो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। क्लास में भी, क्रैश कोर्स में बताया गया था। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर 40 का डी। इस पांच में आप पांच बना सकते थे, एक भी नहीं रोकेगा। कितना हुआ? 29। 24 था ना, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन जेम डाइहेलाइड है? इसमें आप फंसेंगे। एक्चुअल में जेम डाइहेलाइड उसको बोला जाता है, उस एल्काइल हेलाइड को बोला जाता है जिसमें एक ही कार्बन पर दो दो हेलोजन हो। जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन रहता है ना, तो उसको जेम हेलाइड बोला जाता है। तो एक ही कार्बन पर कहा, यही है ना आंसर, CH Br2, यानी इस C पर एक H है और दो गो Br है और एक CH3 जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर होगा 41 का A। इसमें आप निश्चित रूप से फंसेंगे, और इसका कोई डिस्कशन हम क्लास में भी नहीं किए थे, तो इसके लिए तो हम ही जिम्मेदार हैं। तो खैर, सारा का सारा चीज़ संभव भी तो नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है करना। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अभी भी प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत सारी नई नई बातें आएंगी। केमिस्ट्री है इसमें। 41 का ए होगा। निम्नलिखित में से किससे क्लोरोफॉर्म आता है? देखिए, क्लोरोफॉर्म हम आपको दो चीज से बनाने बताए थे, एक इथाइल एल्कोहल से और एक एसीटोन से। इसमें ना इथाइल एल्कोहल है और ना ही एसीटोन है, लेकिन प्रोपेन टू ऑल तो है। इसको तो एसीटोन में कन्वर्ट किया जा सकता है और एसीटोन से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर। ये आप बना सकते थे 42 का डी। एल्काइल हेलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसे बनाने के लिए होता है? एल्काइल हेलाइड आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एल्काइल हैलाइड से ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा एल्केन बन सकता है, इसका एल्कोहलिक केज के साथ एल्कीन बन सकता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा, एक्वस केएच के द्वारा एल्कोहल बन सकता है, यानी इसमें सब बन सकता है। तो 43 का डी होगा, ये भी आपसे बनना चाहिए। 44 सेकेंडरी एल्कोहल कौन है इसमें? यही है ना, सी पर ओ एच लगा हुआ, इधर फ्री वैलेंस, इधर फ्री वैलेंस, इधर भी कार्बन लगा हुआ और इधर भी कार्बन लगा हुआ, यही सेकेंडरी अल्कोहल है। तो आपसे ये भी बनेगा, इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनाज एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल को कहा जाता है। अनाज वो सरा सरा के जो शराब बनाता है, वो इसी वजह इसी से बनता है। इथाइल एल्कोहल होगा। हो सकता है कि आप इसको नहीं याद किए हो, चूंकि ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है। तो इस पांच में आप तीन बना सकते थे, पहला नहीं बना सकते थे, लास्ट नहीं बना सकते थे, बीच वाला तीनों बना सकते थे। कितना हुआ? 32। यानी कितना में 32? 45 में 32। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से कौन एल्केन बना सकता है? रुकिए एक मिनट, ग्रिग्नार्ड एजेंट किसको बोलते हैं? CH3 MgX, यही है ना। ये टूटता है CH3 माइनस में और MgX प्लस में। अरे भाई, ये एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। यदि आप इसमें इसके साथ रिएक्शन करा दो ग्रिग्नार्ड एजेंट का, तो क्या करेगा? CH3 माइनस मारेगा, अटैक करेगा इस पर, यहां से OH माइनस को भगाएगा। चूंकि OH माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, CH3 माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, वहां से जल्दी हटाएगा, हटो वहां से, तुरंत हटाएगा, और CH3 CH2 CH3 यानी एल्केन का निर्माण कर देगा। तो ये 46 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। तो 46 का ए होगा। क्या इसमें दिक्कत है क्या? इसमें थोड़ा भी टेक्निकल आप रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। ये सब अभिक्रिया तो आप कई बार रटे हैं, रोजेनमोंड अभिक्रिया है ये। RCOCl H2 जो है PDBSO, इसको कौन सा कैटेलिस्ट कहते हैं? बताओ खड़ा हो गया तो। इस कैटेलिस्ट का नाम क्या है? फंसोगे। बोले थे रोजेनमोंड अभिक्रिया में तीन तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है, उस उत्प्रेरक का नाम क्या है? अभिक्रिया देके पूरा का पूरा रिएक्शन बोल के पूछेगा, इस अभिक्रिया का नाम क्या है। और कभी कभी पूछ देता है रोजेनमुंड रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, उसमें क्या होता है, रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है। इसको लिंडलार्ड्स कैटेलिस्ट बोला जाता है, याद है, लिखाया गया, देखिएगा घर जाके। इसका क्या होगा आंसर? 47 का सेकेंड ऑप्शन। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। आप याद कीजिए, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता था एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता था कार्बोक्सिलिक एसिड, याद है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के अपकरण से एल्डिहाइड बनता था, एल्डिहाइड के अपकरण से एल्कोहल बनता था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
एक अम्ल, लास्ट ऑप्शन डी, 48 का डी। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो अम्ल ही ना बनेगा। निम्नलिखित में से कौन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारो में बार बार इस तरह की बातें आती है। अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो केनिजारो रिएक्शन। किसमें अल्फा हाइड्रोजन है? एसिटल्डिहाइड में, CH3CHO, इसमें तीन तीन गो अल्फा हाइड्रोजन है, बाद बाकी किसी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो 49 का होगा बी। यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है? ये आपसे शायद ना बने। यूरोट्रोपिन एक मेडिसिन का नाम है जो यूरिनल इन्फेक्शन में, जैसे यूरिन में मान लीजिए कि जलन, पेशाब करने में जलन हो रहा है तो उस सब के लिए इसका यूज होता है। इसका फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब अमोनिया रिएक्शन करता है तब यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है। तो इस 5 क्वेश्चन में आप 4 बना सकते थे। कितना हुआ? कितना हुआ था उस समय? 36। तो 50 में आप 36 बना चुके हैं, यानी 50 में आप सलट लेंगे उसको। और ये वो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम छोड़े हैं, इसको हम पकड़े नहीं है। तो इस तरह से 50 में ही आप 35 को बना सकते हैं। आपका ये रेशियो पढ़ने के बाद है। हालांकि आप यदि पीछे से बनाना शुरू करेंगे ना तो आप देखिएगा ज्यादा आसानी से बनेगा आपसे क्वेश्चन। नीचे वाला सब क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, देखने से चेक मार देंगे। हालांकि एक बार ओवरऑल रिव्यू हम करेंगे। आइए आगे। ईस्टर का सूत्र बताइए। RCOR। क्या इसमें दिक्कत होगा आपको? फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? ये NaHCO3 के द्वारा किया जा सकता है। फॉर्मिक एसिड जो होता है ना, ये NaHCO3 के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देता। ये आपसे नहीं बनता, ऊपर वाला बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है, जो यानी प्रबल अम्ल? बताइए तो। डी नंबर, जिसमें Cl ज्यादा रहेगा, माइनस आई प्रभाव ज्यादा होगा, ये H+ को आसानी से निकालेगा। याद है क्लास में बताए थे आपको, बोले थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन की संख्या यदि सबसे कम होगी तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यदि कार्बन की संख्या समान है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला परमाणु जितना ज्यादा होगा, जैसे Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो H को आसानी से यहां से रिलीज कर देगा। तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सबल अवकारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? अच्छा एक बात बताइए पहले, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करे। क्या? जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो दूसरे को वही ना रिड्यूस करेगा जो आसानी से H+ दे दे। अरे आसानी से H+ देगा, दूसरा उसको ग्रहण करेगा। आसानी से H+ देगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्लोरोएसिटिक एसिड। इसका सही आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को सीधे प्राइमरी अल्कोहल में बदला जा सकता है? LiLH4 के द्वारा। रिड्यूसिंग एजेंट 55 का ए होगा। तो इस 5 में आप कितना बना सकते थे? 55 का ये 55 नंबर बनता, ये भी बनता आपसे, ये भी बनता, 51 बनता, 52 नहीं बनता आपसे। 52 में आप फंसते, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते। यदि आप लास्ट वाले को भी आप कंफ्यूज ही मान रहे हैं कि सर हम ये नहीं बना पाते, इसमें कौन चला, कहाँ गया ये वाला, तो आप यदि इसको भी छोड़ दें तो 3 क्वेश्चन तो आप इजिली इसमें बना सकते हैं। अब 35 तक गिन लिए। कितना 36 हुआ था? 36 3 39, नहीं गिनिए, पूरा गिनिए। निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी अल्कोहल है? बताओ तो। ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये टर्सरी अल्कोहल है, ये 4 डिग्री एमीन आयन है, और ये 2 डिग्री है। इसका क्या होगा? डी। ये सब तो सच पूछो तो खाली मतलब पढ़ने का जरूरत नहीं है, नजर से जैसे नहीं कभी कभी देखता होगा कि स्कैन कर रहा है, स्कैन करोगे तो उसी में फिल्टर होके आ जाएगा कि हाँ यही होगा। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम ही है 2 डिग्री एमीन, हम ही है 2 डिग्री एमीन। मिथाइल आइसोसाइनेट का अनुसूत्र CH3CNO होता है। काफी पॉइजनस गैस होता है ये, यदि आपको सूंघा दे तो मर जाएगा बहुत जल्दी। तो 57 का बी होगा। क्या हुआ? आइसोसाइनेट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, NCO होगा। CH3NCO होगा, NCO होगा। हाँ यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था, CNO नहीं होगा, NCO होगा, और वही पॉइजनस होता है, आइसोसाइनेट ही। हाँ भोपाल गैस त्रासदी में यही गैस निकला था और बहुत आदमी मारा था। आप जानते होंगे उसका केस बहुत लंबा चला था और बड़ा पॉपुलर हुआ था वो। पॉपुलर क्या, हो तो विडंबना ही है कि उस तरह सा गैस त्रासदी हुआ था। निम्नलिखित में से किसके जलांशन से प्राइमरी अमीन बनता है?
प्राइमरी एमीन यदि आप बनाना चाहते हैं तो नाइट्रोजन हमेशा लास्ट में रहना चाहिए, और नाइट्रोजन लास्ट रहेगा किस में? एल्काइल साइनाइड CN, इसी में एल्काइल साइनाइड, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। एल्काइल साइनाइड मतलब RCN, साइनाइड होगा तो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, वैसे दूसरे के साथ जाएगा नेक्स्ट, तो यही होगा 58 का बी नंबर। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण sp3 होगा, 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर रहता है, तो sp3 होगा। सुक्रोज के जलांशन से 2 चीज मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो इसमें कितना 4 क्वेश्चन बना है, तो इसमें 4 बनता, कितना हुआ 39 4 43। स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन को ही ना बोलते हैं, विटामिन सी, स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी है, तो एक विटामिन होगा स्कॉर्बिक एसिड इज ए विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सेल के आनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी कैरेक्टर? हेरिडिटी कैरेक्टर डीएनए के लिए होता है, जो एक से मतलब बाबा से पिताजी में, पिताजी से बेटा में, बेटा से बेटा के बेटा में, उसके बाद फिर परपोता पोता में, फिर परपोता में चला जाता है। साबुन क्या है? साबुन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इथर नहीं है, वसा के अम्लों का लवण। आप याद कीजिए, लंबा लंबा चेन रहता था, लास्ट में CO माइनस Na+ रहता था, तो वसा के लवण होगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्रोटीन, नेचुरली वो पॉलीमर होता है। प्रोटीन किस चीज का पॉलीमर होता है? अल्फा एमिनो एसिड का। अल्फा एमिनो एसिड आपस में जिस बंधन से जुड़ा हुआ रहता है उस बंधन को क्या बोलते हैं? मारेंगे चट्टा कहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट से जुड़ता है। ये सब याद रखिए, देखिए यही सब आपको कंफ्यूज करेगा और 1 नंबर घटा देगा। मान लो 471 कोई आया है टॉपर को, एगो को 471 आया है, तो समान हो गया, इसी में वो 471 और 472 हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस सब बात का, एकदम धीरे से दिमाग लगा के काम करना है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर? प्रोटीन। सहबहुलक का उदाहरण। सहबहुलक, पहले रुकिए 1 मिनट। सहबहुलक बोलते हैं कोपॉलीमर को, और कोपॉलीमर उसको बोलते हैं जिसमें दो 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 से अधिक या 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट आपस में मिलकर बनाता है। ये नाइलन 66 होगा, एडीपी के एसिड और मिथाइलिन हेक्साडाइमीन। इसका सही आंसर क्या होगा? नाइलन 66। तो 65, 5 में तो हमको लगता है 5 बना सकते थे आप, इसमें तो आपको नहीं रुकना चाहिए। कितना हुआ? 48, 43 था ना, 43 5 48। संघनन बहुलक का उत्पाद। संघनन बहुलक का मतलब होता है कि कोई ना कोई चीज बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलना चाहिए। फिर से इसका आंसर होगा नाइलन 66। एडीपी के एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमीन जब आपस में मिलता था तो एक मॉलिक्यूल वाटर निकलता था। तो कितना हो चुका था? 48 ना। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीपायरेटिक्स के रूप में होता है? पैरासीटामोल को बचपने से याद करते आप आ रहे हैं कि पैरासीटामोल ले लो, बुखार खत्म हो जाएगा, बुखार खत्म हो जाएगा। 67 का ए। टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का यूज होता है? क्लोरामफेनिकोल का यूज होता है, बी नंबर। ये आप बताए भी थे, वहां लिखाया हुआ है लास्ट में, जब क्रैश कोर्स में बताया गया था, चैप्टर जब बताए थे वहां भी ऑब्जेक्टिव में चेक मारा हुआ है। अच्छा ये क्वेश्चन है भी। भोपाल हादसे में जो विषैली गैस, हम इसका सब्जेक्टिव देखे थे, ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं देखे थे। भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकलती थी वह है, यही है NCO, CH3NCO। वही क्वेश्चन देखो वहां रिपीट हो गया आके। गेमेक्सिन का 4 नाम है, आप याद कीजिए, नहीं 3 नाम है। गेमेक्सिन, 666, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। याद है बेंजीन को जब हम लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो BHC बनता है। और इसी के बारे में आपको बोला गया था कि गांव देहात में लोग ने इसको BHC पाउडर बोलते हैं, नहीं बढ़ाते वक्त बोले थे, जबकि ये होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। इसका सही आंसर होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, 70 का C। तो हमारे ख्याल से इस पांचों में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई है था कोई रोकने वाला? कोई क्वेश्चन नहीं है। कितना हुआ? 48 5 53, यानी 70 में आप क्वेश्चन बना सकते थे 53। हमसे भी एक गलती हुआ, वो गैस वाला, अरे हम जान रहे थे लेकिन हो गया ना मिस्टेक। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आदमी होगा ही। लेकिन आपको ये समझ में आया कि यदि आपको इस लेवल का क्वेश्चन रहेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो फिर आप डरते किस बात से हैं? क्यों डरते हैं एग्जाम से? लग रहा है कि एग्जाम हॉल में कोई लपड़ाने के लिए बुला रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सब्जेक्टिव करा दीजिए, सब्जेक्टिव करवा देंगे, पहले थोड़ा
आराम कर लें यार, बहुत बोले हैं। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? अब कॉन्फिडेंस आया कि तुम अच्छा कर सकते हो। तुमने कहा कि यदि इस लेवल का क्वेश्चन रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन इसी लेवल का रहेगा, टेंशन मत लीजिए। और तनी मनी उल्टा पुल्टा रहा, मान लो 70 में 53 बनाया है, मान लो तनिक भारी रहेगा तो 70 में तुम 45 बनाओगे, उससे भी भारी रहेगा तो 43 बनाओगे, उससे भी भारी रहेगा तो 37 बनाओगे, उससे भी भारी रहेगा तो 35 बनाओगे, उससे भारी नहीं रहेगा। तुम आईआईटी का एग्जाम देने थोड़ी जा रहे हो, 70 में 35 ही तो बनाना है। अभी तक के रिकॉर्ड में बहुत सारे लोग यहाँ पढ़े और एग्जाम दिए, एग्जाम के बाद मिले भी, रिजल्ट निकलने के बाद भी मिले, लेकिन अभी तक के रिकॉर्ड में बस एक ही बार 35 में 35 ऑब्जेक्टिव लाने वाले एक लोग रहे हैं, जिसके बारे में बताए थे 2022 में बिहार में वो टॉप की थी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में पूरे बिहार में सबसे ज्यादा नंबर था उसको। पता कैसे चला? टॉपर से भी ज्यादा नंबर था उसको। जिस साल क्वेश्चन हार्ड पूछा था, ये 2022 में क्वेश्चन भारी था, 2018 में भी पूछा था, 22 में भी भारी पूछा था, 22 में भी थोड़ा टफ था क्वेश्चन। तो इसी आधार पर हम बोल रहे हैं। खैर ये मैटर नहीं करता, उसका 35 में 35 सही था, वो तो हम देखे उसका रिजल्ट, तो ये सब पता चलता है, वो क्या की नहीं की वो सब समझ में आता है। तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। और आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं अब। अरे यार, तुम्हारे लिए नौकरी छोड़ रहे हैं, तुम क्या डरते हो? परेशान मत हो, अभी जानते हो अभी मार्केट में कितना हल्ला है, और थोड़ा इसका चर्चा भी कर लें, बड़ा जरूरी हो जाता है ये सब चीजें। तुम लोग जाता होगा तो खिस्सा तो रंग बिरंग का सुनने के लिए मिलता ही होगा। देखो हमारे साथ ऐसा है, हमारे साथ ऐसा है कि हम अच्छा करें बुरा करें नहीं करें तो भी लोग बोलेंगे। हम हमको लगता है कि हम एक ऐसे आदमी हैं जिसको नौकरी होने से जो उसका अपोजिशन है वो खुश हुआ, नौकरी हो गया, नौकरी हो गया, अब चला जाएगा। एगो हम हैं, जाएंगे बेटा कहाँ, यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे और साथ साथ चलेंगे, चले थे साथ मिलकर चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। तो कहीं जाने वाले नहीं है। हालांकि अब एक सच्चाई बता दें आपको कि कौन क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इस सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन हमारे डिसीजन से खुश हैं और कौन नाराज है, इस बात से भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नौकरी छोड़ दी, इस बात से भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस अब इतना हमको पड़ रहा है कि जो डिसीजन हम आज लिए हैं, इस डिसीजन को हमको आज से कुछ साल के बाद इस समाज के लिए सही साबित करके दिखाना है कि हमने जो सोचा था वही सोच के साथ हम आगे बढ़े, और तब जो डिसीजन हम लिए थे हम तब भी सही थे, हम अब भी सही हैं और हम आगे भी सही रहेंगे। जहां तक हम समझते हैं कि यदि आप कुछ बड़ा चीज हासिल करना चाहते हैं तो आपको छोटी मोटी चीजों का त्याग करना पड़ता है, और यदि आप उस छोटी मोटी चीजों में आप इन्वॉल्व रह जाएंगे, उलझे हुए रह जाएंगे, तो किसी बड़े टारगेट को आप अचीव नहीं कर सकते हैं। और एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये नौकरी छोड़ना हमारे लिए एक छोटी सी कुर्बानी है जो हम दिए हैं। हमारा आगे का क्या टारगेट है ये हम आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये सब एक प्राइवेट चीज होता है, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। जहां भी आप रहेंगे आपको उस चीज का एहसास होता रहेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं शायद कुछ अच्छा हो जाए, और यदि अच्छा नहीं हुआ प्लान बी, और यदि अच्छा नहीं हुआ तो ये क्या काम अच्छा चल रहा है, अरे इससे अच्छा तो अभी भी वो नहीं है। तो इसके लिए हम नहीं सोचते। इस पूरे डिसीजन को लेने में हमको लगता है कि 99% लोग हमारा विरोध किए हैं। 1% आदमी हैं ऐसे जो हमको ये नहीं बोले कि बहुत अच्छा है, बोले ठीक है आप सोचे होंगे तो अच्छा ही होगा। लेकिन 99% लोग सीधे गलत बोले, एकदम आप पगला गए। ठीक है पगला गए, पगला गए तो ये सब तरह की बातें हैं। तो ये सब चल रहा है।
अच्छा, दूसरी बात है, एक और चीज, नौकरी हुई थी तो खुश थे, अब नौकरी छोड़े हैं तो भी वो पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में नहीं आता है। अभी क्या कर रहे हैं सारे स्टूडेंट को, तुम लोग तो निकलने पर हो, 11th वाले को ये लोग, कुछ लोग हैं जो समझाते हैं कि अरे एडमिशन ले लिए हैं, रुपया लेतो भाग जेतो, समझे। तो अब इन लोगों को कैसे समझाएं हम, क्या ही समझाएं। अब जो समझदार हैं वो तो खैर सब समझते ही हैं। अब कुछ लोगों का जन्म ही दूसरे का आलोचना करने के लिए हुआ है। धरती पर आने का उनका मुख्य मकसद ही यही है। तो अब ऐसे लोगों को क्या कहना, और ऐसे लोगों के साथ हमको लगता है कि ज़्यादा मोह भी नहीं लगना चाहिए। जिसके पास जो रहता है वही सामने वाले को देता है। तो हम तो खैर इस सब में नहीं उलझने वाले हैं। हालांकि कोई कुछ बोला है उससे हमारा डिसीजन नहीं आया है, ये हमारा अपना डिसीजन है, और इसमें किसी की कोई सहभागिता नहीं है। ना कोई हमको प्रोवोक किया है, ना सपोर्ट किया है। बहुत सोचकर, बहुत समझकर, बहुत माथापच्ची करके हम एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचे हैं कि जॉब नहीं करनी है सो नहीं करनी है। इस बात के लिए आप भी निश्चिंत हो जाएं, जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो भी निश्चिंत हो जाएं, जो हमारे दोस्त हैं वो भी सुन लें, और जो हमको बहुत प्यार करते हैं वो भी सुन लें। तो यदि कोई आपसे पूछे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं। हमको पता है कल वीडियो जारी करना पड़ा इसके लिए। बच्चा सब बोल रहा है लगातार कि सर, सर बोलते हैं कि नहीं देना रुपया, रुपया लेके चल जाएंगे, नौकरी करवे करेंगे। हम बोले यार कौन क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उस पर तुम काहे जा रहे हो, और हमारी बात पर भरोसा है। हम बोले थे कि 20 को डिसाइड करके बता देंगे कि फाइनली क्या करेंगे। कल 20 तारीख था, हमने डिसाइड करके बता दिया। और हम आपको बता दें कि कल के डेट में यदि हम सफल होते हैं तो ठीक है अपने काम में, और यदि नहीं भी सफल होते हैं तो हमको इस बात के लिए कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमको सरकारी नौकरी हुई थी और हमने छोड़ दिया। कभी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम अब इस चीज से बाहर निकल चुके हैं, हमारे लिए ये चीज मायने ही नहीं रखती है। लेकिन एक चीज है कि हमको इसको कंप्लीटली छोड़ने में भी एक प्रोसेस है। अब जैसे सरकारी नौकरी छोड़ना भी आसान नहीं है। केमिस्ट्री में सीट बहुत ज़्यादा रहता है, आदमी कम है, हम लोग इन्वॉल्व हुए हैं, मिला जुला के रैंक भी ठीक ठाक है। तो कहीं से भी जो डिपार्टमेंट है वो आसानी से छोड़ेगा नहीं। 6 महीना साल भर तक परेशान करते रहेगा, आइए कहाँ गए, आइए आइए, ऐसा चलता है। चूंकि TRE 1 में भी बहुत सारे लोग जो ज्वाइन नहीं किए थे, TRE 2 में उनको फिर से बुलाया गया कि आप आइए ज्वाइन कीजिए। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि ज्वाइन नहीं करना है, नहीं करेंगे। तो ये एक सच्चाई है। बाकी जो बोलते हैं बोलने दीजिए, हाथी चले बाजार कुत्ता भोगे हजार, कितना को देखते रहोगे। तो क्या सब्जेक्टिव डिस्कस किया जाए? चलिए सुनिए, क्लास में सारा चीज ऑलरेडी बताया हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप उलझेंगे, जिसमें आप फंसेंगे। हम इसके सब्जेक्टिव एक एक क्वेश्चन को देखें, जिसमें एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, हम भी उसको खुद सॉल्व किए हैं। तो अभी एक एक करके पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, धात्विक ठोस क्या होता है, दो उदाहरण दीजिए। व्हाट इज मेटालिक सॉलिड, गिव टू एग्जांपल। हमारे ख्याल से इसमें आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। आपको याद होगा, आपको बताया गया था मेटल का टाइप, याद है 4 टाइप का बताया गया था। आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, और एक मॉलिक्यूलर सॉलिड। याद है? उसमें कोवैलेंट सॉलिड के बारे में क्या लिखाया नहीं गया था सॉलिड स्टेट में? धात्विक ठोस एक ऐसे ठोस होते हैं जिसमें धातु के परमाणु आपस में धात्विक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है। इसका उदाहरण है आयरन, कोई भी धातु इसी का उदाहरण है। क्या इसमें दिक्कत है? आप देखिएगा कॉपी खोल के, आपको सब मिल जाएगा। दूसरा है फ्रेंकेल दोष, क्या है उदाहरण के साथ व्याख्या करें। ये सब व्याख्या करने के लायक बचा नहीं अब, इसकी व्याख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है, और अभी अभी भी इसका व्याख्या ही हो तो फिर मुश्किल है। तो जो नहीं बनने वाला है वो हम आपको बस बता देते हैं। समपरासरी घोल किसको कहते हैं? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। उसमें सारा बात आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि सम आपसे पूछेगा कि समपरासरी घोल से आप क्या समझते हैं, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दो या दो से अधिक विलयन जिसका परासरण दाब आपस में समान होता है उसे हम समपरासरी विलयन कहते हैं। फिर दोनों का फोटो बनाएगा, जैसे हम फोटो बनाए हुए हैं क्लास में। पाई 1 C1 T1 लिखेंगे, फिर
CRT लिखेंगे, RR कटेगा, याद है C1 T1 बराबर C2 T2 एट सेम टेम्परेचर C1 बराबर C2, और वहां पर लिखा हुआ होगा कि परासरणी विलयन का सॉरी समपरासरणी विलयन समपरासरी विलयन का मोलर सांद्रण आपस में बराबर होता है। तो आपको ये सब बात वहां पर लिखना पड़ेगा, और आप कॉपी यदि खोलिएगा ना तो समपरासरी विलयन का एक पूरा डिटेल निकलेगा वहां सॉल्यूशन चैप्टर में। विलयन के अनुसंग गुणधर्म से क्या समझते हैं, जो समझते हैं वो आप समझ रहे हैं। चालकत्व तो क्या है और मोलर चालकत्व, क्या चालकता और मोलर चालकता के बारे में आपको नहीं क्लास में बताया गया है। फैराडे की विद्युत विच्छेदन से का नियम पता है आपको। एंजाइम उत्प्रेरक क्या है आपको ये बताया गया है क्लास में। पृष्ठ सक्रिय कारक, इसी को ना सतह सक्रिय पदार्थ कहते हैं। सरफेक्टेंट याद करो, इसी से ना सर्फ बना था, जिसका यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका एक भाग जल में दूसरा भाग तेल में घुलनशील होता है, या फिर ये ऐसा पदार्थ जो तेल और जल के अंतरा पृष्ठ पर घुलता है। ये सब परिभाषा बढ़िया से लिखी गई है। तांबा के दो अयस्क का नाम और सूत्र, आपको तो ये सब बोला गया है कि ये सब पूछता है, आप याद कीजिए उसको। खनिज एवं अयस्क में अंतर, हमको लगता है कि शुरू में सुनिए इधर, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन चल रहा था, इसमें 20 क्वेश्चन दिया है, बनाना कितना है 10। वो आप देखिए वहां नोटिस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आर शॉर्ट आंसर टाइप, आंसर एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। क्वेश्चन 1 से 10 तक में जाइए, एक तरफ से 10 बन जाएगा, क्या रुकेगा क्या। और क्या ये क्वेश्चन हम ही सेट किए हैं, हम तो नहीं सेट किए हैं। अरे मान लो कि हम तुमको जो क्वेश्चन देते हैं, टेस्ट लेते हैं जो चल रहा है तुम्हारा, उसमें हम सेट करके दे देते हैं, लेकिन ये तो हम नहीं सेट किए। लेकिन आप देखिए क्या वही पैटर्न नहीं है। अच्छा छोड़िए ना, आप पिछला क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए ना, देखिए कि वही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 10 में 10 बनेगा, आगे 10 को डिस्कस करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। नहीं लेकिन जरूरत है, करेंगे डिस्कस। खनिज एवं अयस्क में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, क्यों। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, वाई। पहले तो आप इसको समझिए, ये फ्लोरीन का परमाणु है और ये है क्लोरीन का परमाणु। क्लोरीन में होता है 3 कक्षा और फ्लोरीन में होता है 4 कक्षा होता है, 4 होता है, चोट्टा कहीं का। फ्लोरीन में होता है 2 कक्षा और क्लोरीन में होता है 3 कक्षा। ये दोनों दोनों हेलोजन फैमिली से आता है। मेरा मोबाइल लेते हो तो, ये दोनों हेलोजन फैमिली से होता है, दोनों के बाहरी कक्षा में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए कक्षा का आकार बड़ा किसका है, क्लोरीन का, है ना जी। इसमें इलेक्ट्रॉन 7, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 7। बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पर होगा, फ्लोरीन के केस में। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। चलो देखो है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब आप बताइए कि कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में आना चाह रहा है और कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में आना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा है कम जगह के कारण, यहां पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर रिपल्सन होगा ज्यादा। किसमें, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इस दोनों के बीच जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो और जो पहले से उपस्थित है वो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये रिपल्सन यहां पर कम होगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्या बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये इस इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस खींच रहा है, इसका भी न्यूक्लियस खींच रहा है, ओवरऑल अट्रैक्शन ही होता है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन आता है आउटर मोस्ट सेल में, लेकिन यहां पर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आसानी से आता है, इस वजह से यहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जब भी दो चीजें अट्रैक्ट होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। किसी भी सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में
एक इलेक्ट्रॉन को डालने के दौरान जितना एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहां पर ज्यादा एनर्जी निकला, किस केस में? क्लोरीन के केस में। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन। और आपको याद दिलाते हैं हम कि टेलीग्राम पर जो असाइनमेंट भेजा गया था पी ब्लॉक का क्वेश्चन आंसर बना के, आप देखिएगा उसमें ये क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है फोटो सहित। यदि आपको इसका प्रॉपर आंसर चाहिए तो वहां से देख के आप आराम से लिख सकते हैं। और वैसे हम आपको जानकारी दे दें कि ये 12th का सिलेबस नहीं है, ये 11th में जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको ये बताया गया था आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। वहां पर आपको ये डिटेल में बताया गया है। तब 11th में नहीं पढ़े होंगे तो आपको दिक्कत होगा। अगला है हेलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं क्यों, बताइए तो। हेलोजन तत्व क्यों नहीं प्रबल ऑक्सीकारक होगा भाई? ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसकी टेंडेंसी हमेशा होती है कि हम दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लें। सब पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ये भी सब पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। और देखिए पी ब्लॉक का क्वेश्चन है तो क्या आप कर नहीं सकते हैं? इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया गया हेलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक है। क्यों? क्योंकि हेलोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से हमेशा इसकी टेंडेंसी होती है दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने की। अब यदि आप इस बात को समझ गए तो क्या अपनी भाषा में नहीं लिख सकते हैं? क्वेश्चन के ऊपर में क्या लिखा हुआ रहता है, दिखाएं क्या उसको? बहुत ऊपर है, अब झूठे बहुत टाइम लग जाएगा। कहां भाग गया रे? इंटर हेलोजन से आप क्या समझते हैं? आप याद कीजिए पी ब्लॉक के लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि जब दो अलग अलग हेलोजन आपस में मिलकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग इंटर हेलोजन यौगिक कहते हैं। जैसे देखिएगा ना असाइनमेंट के पीछे में लिखा हुआ होगा पी ब्लॉक में, ये इधर देखो, यहां देखेंगे Cl बताओ Cl सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसके बाहरी कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बाहरी कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक बंधन का निर्माण करता है। अब बताइए कि यहां पर यदि आप Cl की जगह फ्लोरीन ले लेते हैं तो फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में भी तो 7-7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो Cl और F मिलकर यदि किसी कंपाउंड का निर्माण किया तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है। IF7 ClI3 ClF3 IF ClF, ये सब क्या है? इंटर हेलोजन यौगिक। समझ में आया कि इंटर हेलोजन यौगिक क्या है? आगे XCF2 का संरचना का उल्लेख करें। XCF2 का संरचना के बारे में आपको हम बताए थे क्लास में उस दिन भी, और फिर हम आज डिस्कस कर देते हैं। इसमें आपसे कई तरह का क्वेश्चन करता है Xc से संबंधित। XCF2 का संरचना पूछ सकता है, XCF4 का संरचना पूछ सकता है, XCOF4 का पूछ सकता है। पी ब्लॉक के लास्ट पेज में सबका संरचना लिखा हुआ है, बताया गया था कि आप इसको ध्यान रखिएगा। वैसे यदि संरचना से संबंधित बात आती है तो ये 12th का बात नहीं है, ये 11th में आपको पढ़ाया गया था केमिकल बॉन्डिंग में। जेनन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 8 होती है, जिसमें 2 बना लिया बंधन फ्लोरीन के साथ, तो कितना लोन पेयर बच गया? 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर और 2 कोवैलेंट बॉन्ड, 3 2 5, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, यही होगा, यही ना होगा? इसका शेप लीनियर हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा। कैसे लीनियर हो जाएगा? ऐसे लीनियर होगा, देखो XC रहेगा बीच में, ठीक है, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, बताइए 3 लोन पेयर है। ये ट्रायंगुलर शेप बना के रहेगा, इसके परपेंडिकुलर एक एफ ऊपर रहेगा और एक एफ नीचे रहेगा। तो ऐसे तो दिखाएंगे नहीं, बोर्ड पर दिखाएंगे तो एक एफ लंबा से इधर दिखा दो, एक एफ इधर दिखा दो, हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछ दिया इसका कि XCF2 की संरचना का उल्लेख करें तो आप कैसे इसका उल्लेख करेंगे? हम कहेंगे कि XCF2 में Xc का संकरण sp3d2 है, sp3d है, जहां जेनन के पास 3 लोन पेयर है, जिसके कारण इसका संरचना लीनियर होता है, मतलब रेखीय होता है। आप जो जिस लैंग्वेज में लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिखेंगे। हम कहेंगे कि hybridization of Zenon in XCF2 is sp3d and 3 lone pairs are present on Zenon atom. It means the structure of XCF2 is linear। स्ट्रक्चर लिख के नीचे में उसका स्ट्रक्चर बना दीजिए, हो गया, बात खत्म है। बस इतने तो पूछ रहा है आपसे। एफ ब्लॉक तत्व क्या है? वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षा में रहता है, और
उन्हें यह नाम क्यों दिया गया? कौन सी? ये पगला है क्या जी? एफ ब्लॉक के तत्व क्या है? एफ ब्लॉक के तत्व धातु है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ना, अटपटांग है ये। देने वाले को भी पता नहीं है कि हम दे क्या रहे हैं। जैसे हमको लगता है कि एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, इसका जो हम बताते हैं, क्वेश्चन देने वालों की फीलिंग्स बता रहे हैं, क्योंकि हम भी केमिस्ट्री से हैं तो वो वाला फीलिंग हमें भी आ रहा है। आपसे एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा है एफ ब्लॉक तत्व क्या है, आपका आंसर होगा कि एफ ब्लॉक तत्व उस तत्व को कहते हैं जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में रहता है। इसे अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इसे अंतः संक्रमण तत्व वाला नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में नहीं रहता है, उससे पहले भी नहीं रहता है, उससे भी पहले रहता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से 2 कक्षा पहले रहता है, इसीलिए इसका नाम अंतः संक्रमण तत्व दिया गया है। एक्चुअल में ये इस टाइप का बात होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, कॉपर 1 प्रतिचुंबकीय है जबकि कॉपर 2 अनुचुंबकीय है, व्याख्या करें। हम नहीं करेंगे व्याख्या, व्याख्या करोगे तुम। कहे ऐसा? व्हाट डू यू मीन बाय Cu1? Cu1 से आप क्या समझते हैं? Cu1 का मतलब Cu प्लस, और Cu2 का मतलब Cu2 प्लस। कॉपर का कन्फिग्रेशन, लास्ट कन्फिग्रेशन होता है 4s1 3d10 होता है रे। एक प्लस का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, हाँ या ना? तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। डी में क्षमता 10 की होती है, इलेक्ट्रॉन भी 10 है। लेकिन Cu2 प्लस यदि आप लेंगे तो 4s1 3d10, बताइए एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, ये हो जाएगा D9। D9 हो जाएगा तो पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह गया। इसका मतलब है कि C1 जो है, Cu1 प्रतिचुंबकीय होगा और Cu2 प्लस अनुचुंबकीय होगा। क्या कह सकते हैं कि नहीं? हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ Cu1 there is no unpaired electron present in this ion and hence this ion is diamagnetic. But in case of Cu2 plus, one unpaired electron is present in this ion, hence this ion is पैरामैग्नेटिक। ये कलर्ड होगा और वो कलरलेस होगा। तो इस तरह की बातें तो आपको हम बताए थे डी ब्लॉक में। अब आप कहेंगे कि सर ये नहीं समझे हम। अब नहीं समझे तब समझ में भी नहीं आएगा। भगवान का नाम लीजिए, जय जय श्री राम, टक्कर पचे कुछ कुछ अपना कीजिए। जो जिस संप्रदाय से है अपने अपने भगवान का नाम लीजिए, ऊपर वाले को याद कीजिए, भीड़ जाइए कॉपी में लिखने के लिए। दूसरा दूसरा कुछ नहीं है। चलिए शांत रहिए। अब देखिए इधर, निम्नलिखित के आईयूपीएससी नाम लिखे। क्या रहे आईयूपीएससी नाम? यहां पर एरर है क्वेश्चन में, ये ओ स्मॉल होगा, ठीक है। इसका नाम होगा पेंटा एमाइन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसका नाम होगा पोटासियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट 3। बस हो गया। क्या रे, इसमें दिक्कत है क्या? तो इस सब में दिक्कत है तो रह जाएगा। अब देखिए अभी तक 20 क्वेश्चन हमको देखना था, उसमें हम 17 तक गए हैं। 17 तक में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है या आपको चर्चा नहीं हुआ होगा, या ऐसा ऐसा हुआ था क्या कभी? ये 18 नंबर आया है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन के बारे में आप नहीं जानते होंगे, ये टिंचर आयोडीन क्या होता है। टिंचर आयोडीन के, अच्छा विभिन्न अवयव पूछ रहा है। टिंचर आयोडीन जो होता है ना, सुनो इधर, इसका मुख्य अवयव सुन लो क्या होता है। इसका यदि आप आंसर लिखना चाहें तो हम बता देते हैं टिंचर आयोडीन क्या है। एक्चुअल में ये एक मेडिसिन है। टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग होता है। लिक्विड टाइप का रहता है, जैसे कहीं कट फट गया तो वहां पर आप डाल दीजिए तो पिल्लू तिल्लू नहीं होगा। एक्चुअल में क्या है ये टिंचर आयोडीन, आप इसको समझेंगे। इधर देखो, एक बर्तन लीजिए, उसमें आप मिलाइए पानी, इसमें मिलाइए इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, इसमें मिलाइए KI, इसमें मिलाइए आयोडीन। इट मीन्स डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ टिंचर आयोडीन आर I2, KI, वाटर एंड इथाइल अल्कोहल। आप इसको लिख लीजिए तो
क्वेश्चन नंबर 18, जो जिस मीडियम में है उस मीडियम को फॉलो कीजिए। इंग्लिश में पहले बोल रहे हैं, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ टिंचर आयोडीन आर। हिंदी में टिंचर आयोडीन के विभिन्न अवयव निम्न हैं। टिंचर आयोडीन के विभिन्न अवयव निम्न हैं। इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ टिंचर आयोडीन आर। पहला आयोडीन, दूसरा KI, तीसरा H2O और चौथा C2H5OH। It is used as antiseptic. It is used as antiseptic. प्रतिरोधी के रूप में इसका उपयोग होता है। आप एंटीसेप्टिक भी लिख सकते हैं। पहले बहुत सारे लोग लाइव थे, बहुत सारे लोग इलाका छोड़ दिया। देखा इतना ना लंबा चलने लगा, कहां से पकड़ पाएगा। हो गया, हटा मिटाओ इसे। इलास्टोमर क्या है? इलास्टोमर एक ऐसा बहुलक होता है जिसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नेचुरल रबर हो गया, स्टाइरिन हो गया, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन पॉलीमर हो गया, ये सब इसका उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या आप नहीं जानते हैं? छोड़ दें क्या इसको? ठीक है, आज इसको हम रहने देते हैं। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, अगला दिन हम इसको सॉल्व कर देंगे। अगला दिन कब सॉल्व करें इसको? कल। कल टेस्ट नहीं है क्या? कल कितना है? कल आज 21 है ना, कल 22 को टेस्ट है। एक्चुअल में हमको भी काम है, हमको भी निकलना है, क्लास भी थोड़ा लंबा हो रहा है। एक काम कीजिएगा, इसको आप बनाइएगा, इसके लिए अभी ही हम सूचना दे देते हैं। कल 8 से 9 कर लोगे क्या? कल टेस्ट कितने बजे से आप लोग का है? 1 बजे से। 1 बजे से 2 तुम कंफर्टेबल हो, या टाइमिंग 8 से 9 कर दें? ठीक है, 1 से 2 आप टेस्ट दे लीजिए। आप कल आ जाइएगा 12 बजे, ठीक है? 12 से 1, सुनो तो सही, 12 से 1 क्लास है। हुँ? कल 7 से 8। अच्छा चलिए ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे अगला संडे को। अगला संडे आपका फेयरवेल है, आइएगा। आधा घंटा पहले हम लोग पढ़ लेंगे, अब पढ़ के फेयरवेल मनाएंगे, ठीक है? क्या? हाँ, शांत रहिए, सुने दीजिए क्या बोल रहे हैं। सेट 1 इक्के को सेटे आया है, 22 को सेट थोड़े आया है इसका बिहार बोर्ड। मॉडल सेट में कौन बोला 5 को आया है? वो सब जो आप देख रहे हैं ना, सब अपने से प्रिंट करके आपको ठगने के लिए दे दिया है। मॉडल सेट मात्र एक ही एवे किया है मार्केट में, और आप लोग देख रहे हैं सब खरीद भी लिए हैं, बड़ा बढ़िया। एक देखो, एक से एक ठग है यहाँ। देखें देखें तो बोला, हाँ लाई 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 लाई। सुनिए इधर, आप सभी लोग जो लोग लाइव हैं और जो यहाँ बैठे हुए हैं, और इस सूचना को जरूर प्रसारित कीजिए। देखो इस टाइप का जो मार्केट में मिल रहा है ना, ये इसको बंद कर रहे हैं हम, ठीक है? सुनिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं इस टाइप का सेट, इसमें क्या किया है उसको आप पहले समझिए। इसका पहला सेट एग्जैक्ट वही है जो इंटरनेट पर
ऑफिशियल वेबसाइट से जारी किया गया है। और बाकी का जो 4 सेट है वो अपने मन से कुछ कुछ बना के डाल दिया है और कह रहा है कि पूरा का पूरा 5 गो सेट है, अब आप बनाते रहिए। ऐसा नहीं है, पूरी बात पहले सुनिएगा। ऐसा नहीं है, पहला सेट इसका मॉडल सेट वाला ही है जो ऑफिशियल वेबसाइट से आया है बिहार बोर्ड से। बाकी 4 जो है वो बिना मतलब का है। 3 है, तो जो भी है 5 सेट का रहता है। तो जिसमें 4 गो है उसको तो और ठग लिया, समझे? तो आपको ये उल्लू बना दिया है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये है तो सेट है ना, है तो क्वेश्चन ही ना। तो बैठे हुए यदि हैं तो बनाने में क्या जाता है, क्या? अच्छा एक बात और है, आप लोग को ऐसे घर पर बैठ के पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, लेकिन इस तरह से साथ में रहते होंगे तो अच्छा लगता होगा पढ़ के, और पढ़ने का भी मन करता होगा। ऐसा भी नहीं लगता होगा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के चल चले। अभी तो तुमको हम भागाएंगे तो भी नहीं भागोगे, तुम्हारी स्थिति ऐसी है। हालांकि सुनो सुनो, हालांकि तुम्हारे मजबूरी का फायदा हम उठाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ अभी ये सीन है। तुमको लगता है कि हम क्या कर दे तुम्हारे लिए कि तुमको बेहतर हो, तुम अच्छा फील करो, तो टेंशन नहीं लो, हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, रहेंगे। कल आना भी है, कल आइए, पहले टेस्ट देने आइए। कल टेस्ट देने आइए, टेस्ट में यदि टाइम बचेगा तो होगा तो डिस्कस कर देंगे। 1 से तो आना है ना जी टेस्ट देने। और सुनिए प्लीज, आप सभी लोग टेस्ट दीजिए। क्या को 3 गुण टेस्ट बचा हुआ है? 2 गुने होगा, 3 टेस्ट होगा। ऑर्गेनिक का बचा होगा, इनऑर्गेनिक का बचा होगा, और एक ओवरऑल टेस्ट बचा हुआ है। 3 टेस्ट। एक वो नहीं बैठो तो एक कैसे कैसे टेस्ट है आपका? एक 22 को होगा, एक 24 को होगा, एक 27 को होगा, और 28 को फेयरवेल। तो हम एक काम करते हैं, 3 टेस्ट लगातार दीजिए, तीनों टेस्ट में हम खुद अवेलेबल रहेंगे, ठीक है? आपके साथ रहेंगे। 28 को जो क्लास होगा आपसे पूछ लेंगे, यदि आप पढ़ने के मूड में होंगे तो इसको बता देंगे, और नहीं तो फिर लाइव कर देंगे हम रात में यूट्यूब पर, अपना देख लीजिएगा। लेकिन छोड़ेंगे हम नहीं इसको, इसको पढ़ा देंगे, ठीक है? नहीं तो कल टेस्ट देने आइए ना आप। एक से 2 टेस्ट है ना, तो 1 से 15 तक होगा तो ले ले, पढ़ा ही देंगे, 15 मिनट पढ़ा देंगे, 15 मिनट 3 दिन टेस्ट में पढ़ाएंगे, बस खत्म हो जाएगा। अरे 6 क्वेश्चन है ना, एक दिन में 2 क्वेश्चन बताएंगे, बात खत्म, ठीक है? आइए कल ही बता देंगे, टेस्ट देने आइए, और जितना पढ़ाएंगे उतना लाइव कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए लाइव वाले लोग बताइए, सब सही रहा आप लोग का? अभी हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए रहेंगे। अरे इतना न फंसे हुए थे, कॉपी कुछ चेक नहीं हो पाया इधर से। तो अभी हम आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे, सभी आदमी जो लोग ऑफलाइन है ऑनलाइन है सभी को कह रहे हैं, आप कंटिन्यू रहिए। आपके साथ पूरा टाइम दिया जाएगा, आप चाहें तो हर दिन 2 घंटा 3 घंटा मेरा ले सकते हैं, हम यहीं बैठे हुए रहते हैं। जो भी आपके दोस्त हैं वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ ले, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इसमें हमारा भी फायदा होगा, उसका भी फायदा होगा। फिजिक्स ना, या वो जानेंगे, हम लोग, हमको नहीं पता। 9 से 10 बोले थे, वो क्या बोले थे, कहाँ बोलेंगे? यहीं, इस यहीं क्रैश कोर्स यहीं ना ले रहे थे वो, तो यहीं लेंगे, वहां कैसे लेंगे? 3 4 को तो टेस्ट किए, उसके बाद आप लोग देखे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सर क्रैश कोर्स में जो न्यू स्टूडेंट है उसका क्वेश्चन आंसर, बाबू एक तरफ से क्वेश्चन आंसर तो पॉसिबल नहीं है, चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है ये।
आप किसी कोई भी लोग जो रेगुलर यहाँ पर पढ़े हैं उससे कॉपी लेके उसका फोटो ले लीजिए और उसको याद करने का प्रयास कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, आप उसको देख लीजिए। क्योंकि बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है उतना उतना क्वेश्चन का आंसर करना। केमिस्ट्री में सिलेबस खत्म हो जाए यही बहुत बड़ी बात होती है।